वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे साइकोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण उन प्रश्नों के बारे में जो कि 2024 की परीक्षा में बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। बहुत ही बारीकी के साथ हम लोग सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय तीनों टाइप के प्रश्न हमने इसमें रखे हैं इस मॉडल पेपर में, और यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा और इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपका काम हो जाना है। और एक महासंग्राम वीडियो भी आपको हो सकता है दिया जाए, ठीक है। मैं प्रयास करूंगा कि एक महासंग्राम वीडियो दी जाएगी जिसमें आपको लिखित रूप में क्वेश्चंस और आंसर्स उसको आपको पढ़ाने का काम और रिवीजन क्लास के तौर पर उसको मैं दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साइकोलॉजी को लेकर के आप लोगों ने लगातार कमेंट किए कि सर जी साइकोलॉजी का बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का कोई मॉडल पेपर अभी तक आपने नहीं दिया, तो दे दीजिए। तो मैंने सोचा बिल्कुल देना चाहिए। तो साइकोलॉजी के अगर सिलेबस की अगर बात करें तो उसका सिलेबस ऑलरेडी अवेलेबल है। हालांकि आपको बता दूं पढ़ना क्या होता है, आपको बीए प्रथम वर्ष में या प्रथम सेमेस्टर में जब आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट लेते हैं मनोविज्ञान, तो उसमें आधारभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में आपको जानना होता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। और आपको बता दूं कि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये 75 नंबर का पेपर आपका आता है ये, और 25 नंबर का आपका इसमें प्रैक्टिकल होता है। 25 नंबर के प्रैक्टिकल में 10 नंबर अगर आप पाते हो तो पास किए जाते हैं। 75 में से अगर आप 25 नंबर पाते हो तो आपको पास कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो लिखित मॉडल पेपर है ये आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में बन सकते हैं। देखें, तो ये 2024, 25, 26 इन सभी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पेपर आपका 3 खंडों में बटा हुआ होगा। कुछ विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में 2 घंटे का पेपर कर दिया गया है, तो और कुछ में 3 घंटे का है। तो 2 घंटे का आपकी परीक्षा हो चाहे 3 घंटे की हो, सेम यही पैटर्न पर आपकी परीक्षा होने वाली है। और ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। किसी किसी विश्वविद्यालय में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के केवल 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनमें से 5 प्रश्न करने होते हैं। किसी किसी में 10 क्वेश्चंस करने होते हैं। लघु उत्तरीय में किसी में 4, किसी में 3, किसी में 5 करने होते हैं, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से देखेंगे, जिस हिसाब से निर्देश दिया होगा उसी अकॉर्डिंग आपको करना है। हालांकि जो मैं आपको बताऊंगा, मैं 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को यहाँ पर हमने रखा है, 8 लघु उत्तरीय प्रश्नों को और 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को रखा है। 10 में से 10 आपके दीर्घ उत्तरीय करने होंगे। 8 में से लगभग 5, 4 या 3 आप तीनों टाइप का कर सकते हो, लेकिन मैं बताऊंगा सभी को। इसके अलावा 4 दीर्घ उत्तरीय, उनमें से केवल 2 करने हैं, किसी किसी विश्वविद्यालय में केवल 1 ही करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न कुछ सेट किया गया है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं कि सर जी हमारे में 3 पूछा गया, हमारे में 4 कहा गया था। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस 3 ही टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। पहला प्रश्न आप देखेंगे, प्रतिस्पर्धा क्या है। प्रतिस्पर्धा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कंपटीशन बोलते हैं। बिल्कुल सही आप पकड़े हो। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन। तो कंपटीशन होता क्या है? तो आप लोग साधारणता देखते होंगे कि छात्र छात्राएं जो होते हैं वो तमाम प्रकार की परीक्षाओं में भाग लेते हैं, और उन्हीं परीक्षाओं में आप देखते हैं प्रतिस्पर्धा होती है कि भाई हर एक बच्चा ज़्यादा नंबर लाना चाहता है, और इसी होड़ में क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती, कंपटीशन बढ़ता जाता है, ठीक है। तो आमतौर पर बालक सरल काम को करना पसंद करते हैं, किंतु प्रतिस्पर्धा के माहौल में वे कठिन से कठिन कार्य भी कर लेते हैं कि भाई फलाने का लड़का ने 10 नंबर लेकर के आया 20 नंबर की परीक्षा में, तो हमारा लड़का 12 लाएगा, वो सोचेंगे हमारा लड़का 15 लाए। तो ऐसे कंपटीशन होता है। तो बच्चे जो है कंपटीशन के दौर में ज़्यादा पढ़ते हैं, और अच्छा लगता है। प्रतिस्पर्धात्मक जो परीक्षाएं होती हैं, प्रतिस्पर्धा जब होती है तभी आप और अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। आप किसी को देखेंगे तो उसको देख करके मोटिवेट होंगे कि भाई फलाने 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो हम 3 घंटे पढ़ें, तभी हम उससे आगे हो पाएंगे। तो ये प्रतिस्पर्धा के कारण ही संभव हो पाता है। किंतु प्रतिस्पर्धा के माहौल में आप देखते हैं कि बच्चा कठिन से कठिन काम भी कर लेता है। पाठशालाओं में प्रतिस्पर्धा का वातावरण बालकों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरक या मोटिवेशन का काम करता है, जो बच्चों को कठिन से कठिन कार्य करने की दिशा में अग्रसर करता है, आगे बढ़ाता है। विद्यालयों को चाहिए कि वो अपने यहाँ अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं रखें, क्रियाएं करवाएं, ताकि क्या हो कि भाई लगातार ऐसी क्रियाएं करवाएं, खेल करवाएं और तमाम प्रकार के ऐसे कुछ चीज़ें करवाएं जिससे
2 बच्चों में या 4 बच्चों के बीच में क्या हो, प्रतिस्पर्धा क्रिएट हो, कंपटीशन क्रिएट हो कि ठीक है, तो वही होता है प्रतिस्पर्धा। तो यही आपको लिख देना है, बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं, यही आपका उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा यही होती है। आगे देखिएगा, मनोवैज्ञानिक एक क्रिया है प्रतिस्पर्धा, चूंकि मनोवैज्ञानिक क्रिया के द्वारा क्या करते हैं प्रतिस्पर्धा के द्वारा कि भाई कोई 2 3 4 बालकों में कोई क्रिया दे देते हैं, उनको कोई काम करने के लिए बोल देते हैं और उन्हीं काम में वो लोग व्यस्त हो जाते हैं और सबको मतलब ये कह देते हैं कि भाई हाँ फर्स्ट तुमको लाना है, वो बोलेंगे फर्स्ट तुमको, तो सभी को फर्स्ट ही लाना। तो ऐसे में क्या होता है, लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं। तो इस तरीके से जटिल से जटिल काम, कठिन से कठिन काम को बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दी कर देते हैं बच्चे। तो एक मोटिवेशनल प्रेरक या बोल सकते हो कि एक मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल मोटिवेशनल चीज है प्रतिस्पर्धा। ठीक है, अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न आप देखिएगा, सीखना यानी अधिगम जिसको कहते हैं, अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम या सीखना किसे कहते हैं। तो अधिगम या सीखना जिसको आप अंग्रेजी में लर्निंग बोलते हैं, ठीक है, आपको बता दूं काल्विन महोदय ने इसकी परिभाषा दी। काल्विन महोदय ने कहा कि अधिगम जो होता है, अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन होता है। जैसे जैसे हमारे अनुभव में बदलाव होता है, वैसे वैसे हमारे जो मौलिक व्यवहार होते हैं, जो हमारे खुद के व्यवहार होते हैं, जो हमारा बिहेवियर होता है पर्सनल, उसमें भी संशोधन होता है। तो सीखना, जैसे 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 आप सीखते जाएंगे तैसे तैसे आपके व्यवहार में परिवर्तन होता जाता है, तो वो होता है सीखना या अधिगम। वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि अधिगम वह कोई भी क्रिया हो सकती है जो कि बाद की क्रिया पर अपेक्षाकृत अस्थायी प्रभाव डालती है। व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगातार अभ्यास करता है, प्रयत्नशील रहता है और नई नई परिस्थितियों के लिए नए नए समायोजन खोजने होते हैं मनुष्य को। जैसे कोई समस्या आ गई तो उसका समाधान ढूंढना हुआ, तो उन सभी में आप देखते हैं लगातार प्रयास करता है। प्रयासों को दोहराते रहने के कारण से उसके व्यवहार में कुछ अस्थायित्व आ जाता है और व्यवहार में इस अस्थायी परिवर्तन को ही सीखना कहते हैं। लगातार परिवर्तन करते करते, मतलब लगातार जो है वर्क करते करते आप कुछ ना कुछ सीख जाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारे चीज़ों, बहुत सारे जो है इस पर शोध हुए हैं, मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारे, चाहे कुत्तों को लेकर के शोध किया हो, चाहे बिल्लियों पर शोध किया हो, तोते पर शोध किया, बंदर पर शोध किया। ठीक है, तो कई सारे सिद्धांत इस पर आए हैं कि भाई मतलब कि अधिगम को लेकर के। अधिगम माने सीखना, तो आप एक तो ऐसे सीखते हैं, अभी सीखने की मैं क्रियाओं के बारे में बताऊंगा। या तो आप भाई कोई आपको बता दे कि भाई ये काम ऐसे किया था तो आप उससे सीख लोगे, या कहीं पुस्तक में पढ़ करके आप देख लिए भाई पुस्तक में लिखा है तो ये काम ऐसे होगा, ऐसे कर देंगे। या आप लगातार प्रयास करेंगे, जैसे साइकिल से आप चलाना, साइकिल सीखते बार बार गिरते हैं और एक दिन से साइकिल चलाना सीख जाते हैं। आप तालाब में तैरने जाते हैं तो आप 1 2 बार उसमें डूब जाते, फिर तैरना सीख जाते धीरे धीरे करके। तो एक प्रकार से प्रयास और त्रुटि का भी सिद्धांत इसमें काम आता है। तो कई सारी चीज़ें हैं, तो अधिगम वही होता है, अभ्यास अथवा प्रशिक्षण के फलस्वरूप प्राणी के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनशील या प्रगतिशील परिवर्तन को हम सीखना या अधिगम बोलते हैं। एक गतिमान प्रक्रिया होती है अधिगम, और जन्म से लेकर के मृत्यु तक अधिगम की प्रक्रिया जो होती चलती रहती है, यानी जब तक मनुष्य मर नहीं जाता तब तक वो सीखता ही रहता है किसी न किसी चीज़ों के माध्यम से। ठीक है, तो ये होता है अधिगम आपका। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण क्या है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। प्रत्यक्षीकरण, तो प्रत्यक्षीकरण की अगर बात की जाए तो प्रत्यक्षीकरण वातावरण में जो तमाम प्रकार की वस्तुएं होती हैं, तो उन्हीं विद्यमान वस्तुओं का ही एक प्रकार से प्रत्यक्षीकरण होता है। इससे जीव को बाहरी जगत का ज्ञान होता है। प्रत्यक्षीकरण एक मानसिक प्रक्रिया होती है जो केंद्रीय तंत्रिका की क्रियाओं पर डिपेंड होती है, निर्भर करती है। और प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से वातावरण से सूचना प्राप्त करके विभेदन व्यवहार संभव हो पाता है। इस व्यवहार का प्रत्यक्ष प्रेक्षण नहीं होता, वरन जीव के व्यवहार के आधार पर इसका अनुमान लगाते हैं। कुल मिलाकर के एक विद्वान है स्टेगनर और एक विद्वान है कारवास्की, दोनों ने मिलकर के एक परिभाषा दी प्रत्यक्षीकरण की। कहा कि ज्ञानेंद्रियों की सहायता से, ज्ञानेंद्रिय कौन है, जैसे कि आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये सब आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो उन्हीं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, उन्हीं की सहायता से आप बाहरी वस्तुओं की एवं घटनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। वही जानकारी प्राप्त करना और बाहरी वस्तुओं के बारे में जानना, वही होता है प्रत्यक्षीकरण। सीधा सीधा बात यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बाहरी जगत का कुछ ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, अब जब उसको कुछ बाहरी जगत का ज्ञान नहीं होता है तो उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए
अधिगम की आवश्यकता होती है, क्योंकि अधिगम के माध्यम से बाहरी ज्ञान को सीखता है, जानता है। तो वही बाहरी चीज़ों को जानता है, बाहरी चीज़ों का उपयोग करना जानता है, उसको सीखता है, बाहरी वातावरण में अनुकूलन करना सीखता है, तो वही चीज़ होती है प्रत्यक्षीकरण। चूँकि आपने जिन चीज़ों का परिचय आपसे नहीं हुआ था, उन चीज़ों को आप जान पाते हैं, तो वही होता है आपका प्रत्यक्षीकरण। आप कोई चीज़ देख करके किसी वस्तु को देखते हैं, किसी वस्तु को टच करते हैं, किसी को महसूस करते हैं, तो ये सब आप धीरे धीरे करके सीखते हैं। चाहे फिजिकल चीज़ों की बात हो, चाहे वो मेंटल चीज़ों की बात हो, सब कुछ आप जो है, जब आप जो है इस भौतिक संसार में आते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से नहीं पता होती। बच्चा जब पैदा होता है तो वो अनभिज्ञ होता है, एक पशु की भांति होता है। धीरे धीरे वो समाज में समायोजन करता है, तो समाज की वस्तुओं को, बाहरी जगत को जान पाता है कि भाई बाहरी जगत में कौन कौन सी वस्तुएं हैं, उनका प्रयोग कैसे कैसे करना है, तमाम प्रकार की जो घटनाएं हैं उनकी जानकारी कैसे जैसे उसको मिलती है। तो यही सब चीज़ें आपकी प्रत्यक्षीकरण होती हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, स्मृति किसे कहते हैं? फटाफट से आप बताएंगे, स्मृति किसे कहते हैं? स्मृति की अगर बात करें तो स्मृति मतलब होता है याददाश्त। स्मरण या विस्मरण को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित करने के प्रयास किए हैं, और स्मृति जो है एक मनोशारीरिक प्रक्रिया होती है। स्मृति और विस्मृति मानव की महत्वपूर्ण विशेषता है, चूँकि सीखी गई सामग्री अथवा अतिकालीन अनुभवों को व्यक्ति आवश्यकता के अनुसार चेतना में लाता है। जिस प्रक्रिया अथवा योग्यता के द्वारा क्या होता है कि व्यक्ति ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं को अपने मस्तिष्क में इकट्ठा रखता है, संचित रखता है, और जब समय पड़ता है तो उन चीज़ों को याद कर लेता है, उसी को स्मृति कहते हैं। जैसे कि आप जो है अभी पढ़ रहे हैं इसको, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और उसके बाद में जो आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पे किसी कोने पर इकट्ठा है। अब आप जब वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, लिखने कॉपी बैठेंगे, तो फिर उसमें आपको याद आता रहेगा, तो वो इस समय जो आपको याद आ रहा है वही क्रिया होती है स्मृति। ठीक है, स्मृति माने याददाश्त। ठीक है, यानी जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उन चीज़ों को याद कर लेंगे, आप उन चीज़ों को ध्यान करेंगे कि भाई हाँ ये घटना हुई थी, आपको याद आ जाता है कभी कभी, अरे अच्छा हाँ हाँ वो बात, तो ऐसे वही होती है स्मृति आपकी। ठीक है, समय के अनुसार आपके अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं और आप वो चीज़ अच्छे तरीके से जान पाते हैं। जो आपके जीवन में जो घटनाएं घटित हैं, जो आपने कुछ पढ़ा लिखा है, जो आपने कुछ अधिगम के द्वारा सीखा है, वो सब समय के अनुसार आपको याद आ जाती हैं, वही होती है आपकी स्मृति। वुडवर्थ महोदय कहते हैं स्मृति की परिभाषा को देते हुए कि एक बार सीखी गई प्रक्रिया का आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रत्यक्ष उपयोग ही स्मृति होता है। मतलब कि एक बार कोई आपने एक प्रक्रिया सीखी है तो उसको आपने सीख लिया, अब उसका उपयोग आपका कुछ दिन तक नहीं पड़ा, फिर आवश्यकता पड़ती है उस चीज़ की तो आपको चीज़ें याद आ जाती हैं। ठीक है, या आप वो चीज़ कर देते हैं जो आपने पढ़ा था। ठीक है, तो वही होती स्मृति, यानी जो आपने एक बार कभी पढ़ा था फिर वो भूल जाते हैं, या फिर वो आपके दिमाग में, फिर उससे आपका दिमाग हट जाता है, लेकिन फिर जब ज़रूरत पड़ती है फिर वो याद आ जाती है, तो उसी याद आने की जो क्रिया वही स्मृति कहलाती है। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का काम करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, संवेग की परिभाषा दीजिए। संवेग किसे कहते हैं भैया? संवेग की अगर बात की जाए तो संवेग जो है ये अंग्रेजी शब्द एक है इमोशन, उसी से बना है संवेग। इमोशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के इमोवियर शब्द से बना हुआ है। इमोवियर का मतलब होता है उत्तेजित करना या उत्तेजित होना। ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो संवेग का मतलब क्या होता है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था का दूसरा नाम है। बेरोन, बर्न और कैंटोबिज तमाम प्रकार के विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं, इन तीनों ने मिलकर के, बेरोन, बर्न और कैंटोबिज ने कहा कि संवेग जो होता है या इमोशन जो होता है उससे तात्पर्य एक ऐसे आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से होता है, एक ऐसे आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से होता है जिसमें क्या होता है, कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है, फिर भी कुछ खास खास व्यवहार होते हैं। ये बात संवेग की परिभाषा देते हुए अलग अलग विद्वानों ने बताई है। लेकिन इंग्लिश महोदय कहते हैं कि संवेग एक जटिल भाव की अवस्था होती है जिसमें कुछ खास शारीरिक और ग्रंथीय क्रियाएं शामिल होती हैं। गिल्डार्ड महोदय कहते हैं कि संवेग क्रियाओं का उत्तेजक होता है। जो क्रियाएं होती, जो आप काम करते हैं वो उत्तेजना, इमोशन जो आता है, जैसे इमोशन में आप हंसते हैं, रोते हैं, ठीक है, आप गुस्सा आता है, ईर्ष्या, तो ये सब इमोशन के ही भाग हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक तो शारीरिक आपका हाव भाव बदल जाता है, इसके अलावा आपका जो मेंटल लेवल होता है वो भी बदल जाता है। तो यही होता है आपका इमोशन, यही होता है संवेग। और
मैकडूगल महोदय कहते हैं कि संवेग जो होता है प्रवृत्ति का हृदय होता है। संवेग क्या है? प्रवृत्ति का हृदय होता है। ठीक है। वुडवर्थ कहते हैं कि संवेग किसी शरीर के उत्तेजित होने की अवस्था होती है, कि भाई आप उत्तेजित हो जाते हैं, तो उत्तेजित होने वाली जो शरीर की अवस्था होती है वही संवेग कहलाती है। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके। जैसे मान लेते हैं संवेग की प्रक्रिया में, जैसे कि अगर मैं एक आध दो उदाहरण के माध्यम से समझाऊं, जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, उसने सांप देखा, सांप पर अचानक से आपकी नज़र पड़ती है। आपके सामने अगर अचानक से सांप आ जाए तो मानसिक रूप से आप उसका जब आकलन करेंगे तो आप डर जाएंगे, तो डर का आभास होगा, आप एकदम चौंक जाएंगे, एकदम से अचानक से सडनली आपको लगेगा शॉक टाइप का, मतलब एकदम से आपका हृदय गति जो होगी बढ़ जाएगी। आप एकदम से मतलब ऐसे निकलेगा, अरे बाप रे, मतलब अरे मम्मी रे, अरे बाप रे, जो भी निकलना होगा ऐसे निकल जाएगा। अब देखो शारीरिक क्रियाएं भी कुछ हो रही हैं, आपका चेहरे का हाव भाव बदल जाएगा। यही सब होता है आपका संवेग। ठीक है। और इसके अलावा आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, रक्त संचार तेज हो जाता है, आप जो है उस स्थान से थोड़ा दूर भाग जाते हैं जब आप सांप देखते हैं। तो ये होता है आपका संवेग प्रक्रिया। ठीक है। संवेग के दौरान ये तमाम प्रकार की क्रियाएं जो होती हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। सांप आपने देखा, या आप अचानक से कोई भी चीज़ होता है तो आप डर जाते हैं, या और तमाम प्रकार की चीज़ें, तो यही होती है आपकी संवेग। ठीक है। आगे देखें। 16 नंबर को सॉरी 6ठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अवधान क्या है? अवधान किसे कहते हैं? फटाफट से आप बताएंगे भाई, बढ़िया प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से आपके। अवधान किसे कहते हैं बताइएगा। अवधान किसे कहते हैं बताएंगे? बड़ा बड़ा बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से है। अवधान क्या है? बताइए भाई। अवधान इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अवधान किसे कहते हैं? अवधान की अगर बात करें तो ध्यान या अवधान ये दोनों बात एक ही होता है। और अधिकतर हम अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि ध्यान या अवधान का प्रयोग हम लोग करते आते हैं। और व्यवहार सिद्धांत, मनोभौतिकी या शरीर मनोविज्ञान, इन सभी क्षेत्रों से रिलेटेड संबंधित ज्ञान का विकास बड़ी तीव्र गति से हुआ है आजकल। परंतु यह विकास काफ़ी हद तक एक दूसरे से स्वतंत्र रहा है। लेकिन अगर अवधान की बात की जाए या ध्यान की बात की जाए तो इसका सीधा सा मतलब होता है एक ऐसी प्रक्रिया से जिसके द्वारा आप उद्दीपक चेतना के सीमा प्रदेश से चेतना के केंद्र में आते हैं। अवधान या ध्यान सीधा सीधा स्मृति से आप तात्पर्य लगाते हैं कि भाई आप कोई चीज़ भूल चुके हैं। स्मृति क्या होता है कि आपने एक बार पढ़ लिया, उसके बाद में फिर दोबारा समय आने पर वो याद आ जाता है। लेकिन जो अवधान या ध्यान होता है, कभी कभी क्या होता है कि आप जो है कोई चीज़ पढ़ते हैं वो आपको भूल जाती है, फिर से अचानक से वो ध्यान आती है, तो ये होता है आपका अवधान। ठीक है। बुंट महोदय कहते हैं कि अवधान एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक चेतना के सीमा प्रदेश से चेतना के केंद्र में आता है। ठीक है। हेब महोदय कहते हैं कि अवधान वह स्वतंत्र केंद्रीय प्रक्रिया है जो सांवेदिक प्रक्रियाओं के लिए एक प्रकार से पुनर्बलन का कार्य करती है तथा अधिगम से बहुत अधिक प्रभावित होती है। आपने जो कुछ सीखा है उसके बाद में आप उसको भूल जाते हैं, फिर से अचानक से कोई चीज़ वो सामने आती, फिर आपको डायरेक्ट ध्यान आ जाता है, अवधान आ जाता है, तो वही होता है आपका अवधान या ध्यान। ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके। तो ये होता है आपका अवधान। ठीक है। स्मृति थोड़ा इससे अलग होती है, अवधान थोड़ा अलग होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षा की दृष्टि से। ओके। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को, अभी तमाम प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में और आएंगे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बुद्धि क्या है बताएं। 7वां प्रश्न है, बुद्धि क्या है? बुद्धि किसे कहते हैं? तो बुद्धि की अगर बात की जाए तो बुद्धि एक सामान्य योग्यता होती है जो सभी में हो सकता है, किसी में ज़्यादा हो किसी में कम हो, जिसके द्वारा क्या होता है व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों को समझता है, जानता है और अपने बुद्धि के अनुसार ही अपने व्यवहार में परिवर्तन भी करता है। बुद्धि के सहारे ही व्यक्ति जो होता है तमाम प्रकार की समस्याएं जो उसके जीवन में आती हैं उससे उन समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलती है बुद्धि के द्वारा। तो बुद्धि कहीं ना कहीं पे व्यवहारिक जीवन में सफलता प्राप्त करवाने वाला एक साधन है। व्यक्ति अच्छा जीवन जीता है बुद्धि अगर उसके पास ठीक ठाक है तो ये होती है आपकी बुद्धि। बुद्धि की परिभाषा को देते हुए अल्फ्रेड बिने महोदय कहते हैं कि किसी समस्या को समझना, उसके विषय में तर्क करना तथा किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना बुद्धि की आवश्यक क्रियाएं होती हैं, ये बिने महोदय कहते हैं।
जबकि गाल्टन महोदय कहते हैं कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति होती है। क्या भैया? बुद्धि जो होती है पहचानने और सीखने की क्या होती है? एक पावर होती है, एक शक्ति होती है। जबकि टर्मन महोदय कहते हैं कि टर्मन क्या कहते हैं? टर्मन कहते हैं कि बुद्धि जो होती है अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता जो है वही बुद्धि होती है। अमूर्त वस्तुओं की, अमूर्त वस्तु मतलब जो दिखाई नहीं पड़ती ना, जिसको आप छू सकते हैं, वो वस्तुएं अमूर्त वस्तुएं कहलाती हैं। कोई विचार, ठीक है, जैसे छल कपट दंभ ईर्ष्या द्वेष प्रेम घृणा, ये सब आपकी अमूर्त वस्तुओं में आती, मतलब ये सब जो चीज़ आपको नहीं दिखती हैं, ठीक है, यानी कि ये सब। तो अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता जो होती है, अमूर्त वस्तुएं, जैसे कोई समस्या आ गई तो समस्या को आपको, समस्या तो आप देख नहीं पाएंगे, समस्या काली है नीली है पीली है ऐसे आपको दिखेगी समस्या। समस्या को आप ना तो देख सकते हो ना छू सकते हो, केवल महसूस कर सकते हो। समस्या को आप आंक सकते हो कि भाई ये समस्या है, इतनी गंभीर है। तो उसी समस्या के विषय में सोचने की जो एबिलिटी या योग्यता होती है उसी को आप बुद्धि कहते हैं। ये बात टर्मन महोदय कहते हैं, ठीक है। बुद्धि बेसिकली कई प्रकार की होती है, 3 प्रकार की बुद्धि होती है, ठीक है। हालांकि बुद्धि को अलग अलग हिसाब से अलग अलग तरीके से लोगों ने बांटा है। एक होता है बुद्धि लब्धि, एक होता है बुद्धि, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। वैसे तो बुद्धि लब्धि जो है वो खास करके 4 तरीके से बांटा गया है, मतलब कि एकांशों के आधार पर अगर देखें तो बुद्धि परीक्षणों को एकांश के स्वरूप के आधार पर 4 प्रकार से बांटा गया है। एक होती है शाब्दिक बुद्धि, एक होती है अशाब्दिक बुद्धि, एक होती है क्रियात्मक बुद्धि, एक होती है आभासाई बुद्धि। तो और एक होता है बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंट कोशेंट। इंटेलिजेंट कोशेंट की अगर बात करें तो उसको, उसका सूत्र होता है आईक्यू लेवल जो होता है उसको नापने का सूत्र होता है कि जो मानसिक आयु होती है उसमें वास्तविक आयु का भाग करके और 100 से गुणा कर दें तो आपकी जो बुद्धि लब्धि है, इंटेलिजेंट कोशेंट है, वो निकल आता है, ठीक है। यानी कि क्या होता है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मासिक, मतलब कि मानसिक आयु और बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी बच्चे की मानसिक आयु जो है, मतलब कि वो 15 साल के बच्चे जैसा व्यवहार कर रहा है, ठीक है, और वो है भैया कितने साल का, वो है 20 साल का। वो 20 साल का है लेकिन 15 साल के बच्चों जैसा व्यवहार कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि वो 15 मतलब 20 साल का वास्तविक आयु 20 साल की है, व्यवहार कैसा कर रहा है 15 साल के बच्चे जैसा व्यवहार कर रहा है, तो 15 साल मानसिक आयु हो गई उसकी, मतलब मानसिक आयु। वास्तविक आयु 20 हो गई, गुणे 100 कर देंगे, जीरो से जीरो आप काट दो डायरेक्ट, दो एकम दो, दो पंचे 10 और 15 पचे कितना होता है 75। 75 बुद्धि लब्धि उसकी है। 75 बुद्धि लब्धि को लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बताया है। तो मुख्य ये हिसाब से थोड़ा मूर्ख टाइप का व्यक्ति होता है ये, ठीक है, तो उसके पास बुद्धि कम होती है, तो ये आपका बुद्धि लब्धि निकलता है ऐसे। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विस्मरण। विस्मरण किसे कहते हैं? विस्मरण जो होता है, विस्मरण को साधारण बोलचाल की भाषा में आप फॉरगेटन बोलते हैं, या भूलना जिसको आप बोलते हैं हिंदी में सरल भाषा में। आप कोई चीज़ भूल जाते हैं तो वही होता है फॉरगेट हो जाते हैं, या वही चीज़ बोलते हैं विस्मरण, आपको याद नहीं है, ठीक है। तो याददाश्त से हट जाना, उसी को विस्मरण बोला जाता है, ठीक है। भूलने की समस्या का संबंध स्मरण और सीखने से होता है। विस्मरण का संबंध मूल रूप से वाचिक अधिगम से होता है, ठीक है। धारणा की असफलता को भी विस्मरण कहा जाता है, कि कोई चीज़ आप जानते थे वो आप भूल गए हैं, ठीक है। इंग्लिश कहते हैं कि पूर्व में अधिगमित की गई, यानी पूर्व ने जो आपने सीखा है, बहुत पहले आपने जो सीखा है उसकी विषय सामग्री के संबंध में विस्मरण वह अस्थायी और अस्थायी हानि होती है जिसके कारण प्रत्यावाहन और प्रतिभिज्ञा की योग्यता समाप्त हो जाती है, मतलब कि याद करने की या उसको दोबारा से बताने की योग्यता जो होती है आपकी समाप्त हो जाती है। आपने कोई चीज़ याद किया था, आप परीक्षा हॉल में बैठे तो वो चीज़ भूल जाएं, तो वही होता है आपका विस्मरण, ठीक है। मन एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा, मन महोदय ने, कि विस्मरण का अर्थ धारण की असफलता या ग्रहण की गई सामग्री को प्रत्यावाहन की असफलता, प्रत्यावाहन मतलब दोबारा से उसको बताने या उसको रिपीट लाने की जो धारणा होती है उसी को बोलते हैं आप क्या बोलते हैं उसको, विस्मरण, ठीक है। क्लियर? विस्मरण की अगर बात की जाए तो विस्मरण के मुख्य रूप से 3 सिद्धांत होते हैं। पहला सिद्धांत है अनुप्रयोग सिद्धांत। जब आप कोई संचित सामग्री है जो आपने कुछ याद किया है उसका उपयोग लंबे समय तक आप नहीं करते हैं तो आप कोई चीज़ भूल जाते हैं, पहला काम। दूसरा काम होता है संतनन समाकलन सिद्धांत। इसका मतलब होता है कि स्मरण के पश्चात उचित विश्राम ना मिले आपको, जैसे आपने कोई चीज़ याद किया उसके बाद में आपको उतना समय ना मिले उसको रिकॉल करने के लिए, तो फिर दिक्कत हो जाती है और वो चीज़ आप भूल जाते हैं। तीसरा होता है व्यतिकरण सिद्धांत। व्यतिकरण सिद्धांत का मतलब होता है
मैकगासा मूल अधिगम तथा अंतर्वेशीय अधिगम की प्रतिस्पर्धा, यानी कि अगर आप लगातार जो है उस पर जो है काम नहीं करते हैं तो फिर आप उसमें भूलने की जो क्षमता होती है आप में वो बढ़ जाती है, तो ये होता है आपका विस्मरण। ठीक है, आगे देखिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्यक्तित्व की परिभाषा दीजिए। व्यक्तित्व किसे कहते हैं भाई? पर्सनालिटी के बारे में आपको बताना है। व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व की अगर बात की है तो अंग्रेजी में व्यक्तित्व को पर्सनालिटी कहा जाता है, और लैटिन भाषा में जो पर्सनालिटी शब्द है, पर्सनालिटी, वो बना है परसोना शब्द से। ठीक है, परसोना का मतलब होता है ग्रीक एक्टरों के द्वारा नाटक के समय पहने जाने वाला एक मुखौटा होता था, उसी को परसोना बोलते थे। और नाटक में अपने रोल के हिसाब से कोई हीरो का मुखौटा पहनता है और कोई खलनायक का मुखौटा पहनता है। इसका मतलब है कि वास्तविक इस मुखौटे के पीछे छिपा हुआ होता है, लेकिन इस मुखौटे के आधार पर वह व्यक्ति दर्शकों पर एक छाप छोड़ देता है। जैसे कि अजय देवगन हो सकता है किसी मूवी में जो है, जैसे उसमें मूवी में आपने देखा होगा, दिलजले मूवी में उन्होंने जो है किरदार, निगेटिव किरदार निभाया उन्होंने, मतलब निगेटिव क्या, मतलब आतंकवादी बने। ठीक है, पहले अच्छे थे फिर बाद में आतंकवादी बनते हैं, फिर उसमें भी अच्छाइयाँ दिखती हैं, तो वो मुखौटा होता है। क्या अजय देवगन का वास्तविक स्वरूप ऐसा है? वैसा नहीं है, लेकिन वो लगातार अलग अलग मूवी में अलग अलग रोल करते हैं, तो वही होता था व्यक्तित्व का मतलब पहले। ठीक है, लेकिन अब क्या है, व्यक्तित्व का सीधा सा मतलब होता है, R.S. वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार के गुणों का संपूर्ण योग होता है। जो व्यक्ति का बिहेवियर होता है, उन सभी बिहेवियर की जो क्वालिटियाँ होती हैं, उन्हीं सब की क्वालिटियों को इकट्ठा कर ले तो वही आपका बनता है पर्सनालिटी या व्यक्तित्व। ठीक है, जो कि उसके विचारों और व्यक्तित्व, उसकी अभिवृत्ति और रुचियों, उसके व्यवहार और व्यक्तिगत जीवन दर्शन में उजागर होती हैं। मतलब कि उसकी जो क्वालिटियाँ होती हैं उन्हीं सभी को इकट्ठा कर लें, वही सब चीज़ें जो प्रयोग में वो लाता है, वही सब चीज़ें उसकी क्या होती हैं? व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होती है। पर्सनालिटी का सीधा सा मतलब केवल शरीर बढ़ने से या शरीर अच्छी बॉडी बिल्डिंग से नहीं होता है। पर्सनालिटी का मतलब होता है कि आपके विचार, आपके शरीर, आपके हाव भाव, आपके जो है विचार, सभी चीज़ों को देखा जाता है। G.B. आलपोर्ट कहते हैं कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक प्रक्रियाओं का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ समायोजन को निर्धारित करती है। तो ये होता है आपका व्यक्तित्व। व्यक्तित्व मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, भारतीय दृष्टिकोण से अगर देखें तो 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। पहला है सात्विकी व्यक्तित्व, दूसरा होता है राजसी और तीसरा होता है तामसी। सात्विक मतलब जो साधु महात्मा या ब्राह्मणों का चीज होता है वो, राजसी मतलब जो क्षत्रिय राजा महाराजा करते हैं, और तामसी जो होते हैं क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब उसमें आ जाते हैं। मतलब कि ऐसे काम जो कि राक्षस लोग करते हैं या ऐसे काम जो एक प्रकार से नहीं करना चाहिए, तो ऐसे उसमें बांटा गया था भारतीय दृष्टिकोण से इसको। ठीक है, कि भाई जो मांस मछली नहीं खाएगा वो सात्विक विचार का होगा, यज्ञ हवन करेगा, सात्विक विचार है। लेकिन तामसी और राजसी विचार जो होते हैं वो कहीं ना कहीं पे, तामसिक विचार में मांस मछली भी लोग खाते हैं। ठीक है, ऐसे चीजें। दूसरा जो व्यक्तित्व होता है वो होता है शरीर रचना की दृष्टि से। कोई लंबा व्यक्ति है, कोई सुडौल काय है, कोई गोल काय है, तो ये शरीर रचना के हिसाब से व्यक्तित्व को बांटा जाता है। सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है, एक बहिर्मुखी होता है, एक उभयमुखी व्यक्तित्व होता है। इसी प्रकार से अगर मूल्य दृष्टिकोण से देखेंगे तो सैद्धांतिक व्यक्तित्व एक होता है जिसका सिद्धांत ठीक ठाक है। एक आर्थिक व्यक्तित्व होता है, एक धार्मिक, एक राजनीतिक, एक सामाजिक, एक कलात्मक, मतलब हर एक टाइप का व्यक्ति का अलग अलग पर्सनालिटी होती है भाई। कि कोई व्यक्ति धर्म को नहीं मानता, कोई मानता है, कोई किसी के पास पैसा ज़्यादा, किसी के पास कम है, किसी के सिद्धांतिक व्यक्ति कोई है, कोई व्यवहारिक है, तो ऐसे में कोई कलात्मक है, कोई कोई काम जानता है करने के लिए। तो यही सब होता है व्यक्तित्व के प्रकार। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, अभिप्रेरणा क्या होती है? अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में बोलते हैं मोटिवेशन। ठीक है, तो अभिप्रेरणा जो होती है, दिन प्रतिदिन की जिंदगी में व्यक्ति अनेक प्रकार के कार्य करता है, क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई अभिप्रेरणा अवश्य होता है, कोई ना कोई मोटिवेटर जरूर होता है। कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उसके मोटिवेटर या मोटिवेशन छुपा हुआ होता है। अभिप्रेरणा व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। बेरोन, बर्न और कैंटोविज कहते हैं कि मनोविज्ञान में हम लोग अभिप्रेरणा को एक काल्पनिक आंतरिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं जो व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करता है और एक खास उद्देश्य की व्यवहार, मतलब की ओर व्यवहार करने के लिए हमको प्रेरित करता है।
मतलब मोटिवेशन जिसको आप बोलते हैं वही है। जैसे आप लोग पढ़ने में थोड़ा ढिलवाई खींचने लगे, अब क्या हो कि मैं आपको आऊँ मोटिवेट करूँ कि भाई अगर आप पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, दुनिया भर का मैं मोटिवेशन आपको बताऊँ। सुबह उठ करके आप मुश्किल से 5 काम कर लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा, तो ये सब मोटिवेशन ही है, ठीक है। तो मोटिवेशन जो होता है कि अगर आप ज़्यादा ले लेते हैं तो भी दिक्कत की बात है, कम लेते तो भी दिक्कत की बात है। एक एवरेज में मोटिवेशन होना चाहिए, नहीं तो आप हवा में बात करने लगेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो यही होता है अभिप्रेरणा। तो ये एक प्रकार से मनोविज्ञान की भाषा में अभिप्रेरणा भी बड़ा जबरदस्त भूमिका निभाता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। देखिए 3, 4, 5, ये मतलब किसी किसी विश्वविद्यालय में 3 प्रश्न करने हैं, किसी किसी में 4, किसी किसी में 5 प्रश्न आपको करने होते हैं। खंडवा में, लघुत्तरीय में कहीं कहीं पर 150 शब्दों में लिखना है, किसी किसी विश्वविद्यालय में 200 शब्द में, और किसी किसी में 225 शब्दों में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्मृति के विभिन्न प्रकारों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्मृति के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको बताना है, बढ़िया प्रश्न है। स्मृति की अगर बात की जाए तो स्मृति बेसिकली कई प्रकार की होती हैं। अभी मैं स्मृतियों के प्रकार आपको बताता हूँ, तो उसमें लगभग 10-12 प्रकार की स्मृतियाँ आपको मिलेंगी। जैसे कि पहली स्मृति होती, भाई स्मृति तो आप लोग जानते होती हैं क्या होती, याददाश्त जो होती है वही। पहली स्मृति है तत्कालिक स्मृति। जब किसी विषय या तथ्य को याद करके तुरंत सुना देते हैं जो व्यक्ति, उसको बोलते हैं तत्कालिक स्मृति, ठीक है। और लेकिन तत्कालिक स्मृति में विस्मरण की अधिक संभावना होती है, भूलने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है इसमें। तत्कालिक स्मृति की भाई कोई चीज़ आपने देखा, उसको पढ़ा, उसको तुरंत याद करके आपने सुना दिया, तो वो होगी तत्कालिक स्मृति। दूसरी होती है अस्थायी स्मृति। अस्थायी स्मृति में सीखी हुई बातें बहुत समय तक याद रहती हैं, और यह बालकों में अधिकतर अस्थायी स्मृति पाई जाती है। तीसरी स्मृति होती है सक्रिय स्मृति। सक्रिय स्मृति क्या होती है, पूर्व अनुभवों को इच्छापूर्वक प्रयास करके दोबारा से याद करना सक्रिय स्मृति कहलाती है। जैसे कि आप परीक्षा भवन में जाएं तो आपने जो कुछ पढ़ा है वो आप ध्यान में आपके आ जाए, और वहाँ पर जाकर के परीक्षा हाल में आप उसको लिख दें, तो ये होती है आपकी सक्रिय स्मृति, कि जब आपको आवश्यकता पड़े तो आपको याद आ जाए। चौथी होती है निष्क्रिय स्मृति। निष्क्रिय स्मृति क्या होता है कि जब आप जो है अपने पूर्व अनुभव को अनायास बिना प्रयास के पुनः स्मरण कर लेते हैं, तो उसे निष्क्रिय स्मृति कहते हैं। जैसे कि श्यामपट्ट का नाम लेते ही उसके कालेपन की याद आपको आ जाए, जबकि उसका कोई उपयोग नहीं है। आपने श्यामपट्ट का नाम ध्यान आपके आया कि श्यामपट्ट, तो आपको ध्यान में आ गया कि भाई श्यामपट्ट काला होता है, ठीक है, श्यामपट्ट एक काला काला आपको दिखने लगा, तो ये निष्क्रिय स्मृति होती है जिसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, वो भी याद आ जाए। पांचवा स्मृति होती है व्यक्तिगत स्मृति। व्यक्तिगत स्मृति क्या होती है, जैसे किसी घटना को देख करके अपनी बाल्यावस्था के किसी अनुभव को याद कर लेना, किसी व्यक्ति को देख करके, तो ये होता है व्यक्तिगत, कि आप अपने बारे में सोचने लगे। छठा व्यक्तित्व होता है आपका, मतलब स्मृति होती है आप व्यक्तिगत स्मृति। आप व्यक्तिगत स्मृति में जैसे कि खास करके किसी मित्र, पुस्तक या समाचार पत्र या पत्रिकाओं के माध्यम से जो अनुभव प्राप्त होते हैं उनको याद कर लें आप कभी किसी को देख करके, तो ये। सातवीं स्मृति होती है आपकी यांत्रिक स्मृति। यांत्रिक स्मृति की बात की जाए तो किसी विषय को भली भांति बिना समझे रट लेना, और आवश्यकता पड़ने पर सफलतापूर्वक पुनः स्मरण कर लेना ही यांत्रिक स्मृति होती है। और आजकल के जो विद्यार्थी हैं वो क्वेश्चन को रट लेते हैं और जाकर के एग्जाम हॉल में उसको लिख देते हैं। उनको ध्यान नहीं आता उनको कि एक प्रकार से ये मैं पढ़ क्या रहा हूँ और ये इसका क्या महत्व है, उसको आप समझते नहीं, बस केवल याद कर लेते, तो उसको बोलते हैं यांत्रिक स्मृति। अगली स्मृति होती है भैया, आठवीं स्मृति है तार्किक स्मृति। तार्किक स्मृति की बात की जाए तो विषय सामग्री को भली भांति सोच विचार करके जब आप सीखते हैं और उसके बाद में जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो याद कर लेते हैं, और फिर उसको अच्छे तरीके से तर्क के साथ आप सुना देते हैं, तो वो होती तार्किक स्मृति, ठीक है। और इस प्रकार की स्मृति बालक की शिक्षा में बहुत ही उपयोगी होती है, तार्किक स्मृति। नौवीं स्मृति जो है वो है आदतजन्य स्मृति। आदतजन्य स्मृति का मतलब होता है कि जब मतलब कि जब व्यक्ति किसी बात को बार बार दोहराता है या याद करता है तो उसकी आदत में परिणत हो जाती है, वो लगातार वो ऐसी बातें करने लगता है। तो एक प्रकार से आदतजन्य स्मृति में क्या होता है कि लगातार उसको वही चीज़ याद आती है, और वो चीज़। 10वां होता है इंद्रिय अनुभव स्मृति। इंद्रिय
अनुभव स्मृति में जब हम किसी वस्तु या किसी घटना या किसी तथ्य या किसी विचार को ज्ञानेंद्रियों के अनुभव के फलस्वरूप पुनः स्मरण करने या पहचानते हैं, जैसे कि जब आंख बंद करके किसी वस्तु को छू करके या किसी चीज़ को चख करके या सूंघ करके हम बता सकें या सुना करके किसी को तथ्य की याद दिला सके कि भाई कोई चीज़, जैसे हनुमान जी को आपने देखा था तो इंद्रिय अनुभव स्मृति उन्होंने उनको करवाई थी जामवंत ने। ठीक है, तो ये होता है आपका स्मृतियाँ। ठीक है, ये क्लियर हो गई आपकी। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं? इंटेलिजेंट क्वोशंट क्या होता है? फटाफट से आप बताएंगे। तो बुद्धि लब्धि जो होता है वो एक प्रकार से, चूंकि व्यक्ति के पास विद्यमान बुद्धि की मात्रा अथवा उसके द्वारा प्रदर्शित बुद्धि को ही हम बुद्धि लब्धि कहते हैं। उसके पास कितनी बुद्धि है इसी को नापने की प्रक्रिया बुद्धि लब्धि कही जाती है। बुद्धि लब्धि की परिभाषा या सूत्र मैंने आपको बताया था। बुद्धि लब्धि जो होती है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है इंटेलिजेंट क्वोशंट बराबर होता है मानसिक आयु। ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है, वास्तविक आयु गुणे 100। ये सूत्र होता है किसी भी व्यक्ति की, अगर आपको निकालना तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे मान लेते हैं बुद्धि लब्धि में अंतर के आधार पर व्यक्तियों की श्रेणियां बताई गई हैं। जैसे अगर 25 से कम किसी की बुद्धि लब्धि निकलती है, 25 से कम बुद्धि लब्धि वाले व्यक्तियों को जड़ बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, और जबकि 90 से लेकर के अगर 110 के बीच में किसी की बुद्धि होती है, 90 से 110 में बुद्धि निकलती है तो उसको आप बोलते हैं कि भाई ये सामान्य व्यक्ति है। ठीक है, 110 से लेकर के अगर 120 तक की बुद्धि लब्धि निकलती है तो वो व्यक्ति तीव्र बुद्धि वाला होता है। लेकिन 120 से लेकर के 140 के बीच की अगर बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति की निकलती है तो वो आप जान लीजिए कि वो बुद्धि लब्धि जो है वो खास करके प्रखर बुद्धि वाला व्यक्ति होता है। और 140 से ऊपर जिसकी बुद्धि लब्धि या इंटेलिजेंट क्वोशंट होता है, IQ लेवल होता है, वो जान लीजिए प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं, प्रतिभाशाली बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। तो बुद्धि परीक्षणों के आधार पर प्राप्त बुद्धि लब्धि के द्वारा मानसिक योग्यता का निर्धारण किया जाता है। ये होती है आपकी बुद्धि लब्धि। अब जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति है, उसका नाम है रमेश। रमेश की मानसिक आयु है 15। ठीक है, और उसकी वास्तविक आयु है 20। ठीक है, अब इसको हमने गुणा कर दिया 100 से, क्योंकि बुद्धि लब्धि निकालने की भाई रमेश की बुद्धि लब्धि कितनी, इंटेलिजेंट क्वोशंट कितना है। तो आप काटेंगे 2 जीरो 2 जीरो 2 पंचे 10, 15 पचे कितना होता है 15 पचे 75, यानी उसकी बुद्धि लब्धि कितनी 75 है। यानी कि ये एक प्रकार से मान लीजिए कि एक मूर्ख टाइप का बुद्धि होता है, 90 तक भी नहीं है, तो 90 से 110 के बीच में होगा तो भी सामान्य बुद्धि का माना जाएगा। लेकिन चूंकि वो उससे भी कम है इसीलिए वो थोड़ा सा मूर्ख या जड़ बुद्धि होगा या 25 से नीचे होगा, तो मूर्ख बुद्धि आप मान लीजिए। ठीक है, ये होता है आपका बुद्धि लब्धि। क्लियर, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा नंबर प्रश्न है, विभिन्न क्षेत्रों में मनोविज्ञान के अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, विभिन्न क्षेत्रों में मनोविज्ञान के अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। तो मनोविज्ञान का प्रयोग बहुत सारे क्षेत्रों में है। जैसे कि अगर बात की जाए, पहला क्षेत्र है आपका शिक्षा का, दूसरा है उद्योग का, तीसरा है चिकित्सा का। इन 3 क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है मनोविज्ञान का। तो पहला जो क्षेत्र है आपका वो है शिक्षा। शिक्षा में अगर बात की जाए तो मनोविज्ञान की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। मनोविज्ञान की सहायता से ही आप देखते हैं कि जो बालक लोग होते हैं, जो छात्र छात्राएं होते हैं, उनके बौद्धिक विकास का, उनकी योग्यताओं का, उनके व्यक्तित्व के विकास का, इन सभी का मापन भी करते हैं, उनको जान पाते हैं हम। बच्चों की योग्यताएं कितनी हैं, वो किस चीज़ में रुचि लेते हैं, उनकी अभिक्षमता कितनी है, कितना वो काम कर सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं, उन सभी के अनुसार शिक्षा दिलाने में मनोविज्ञान बहुत उपयोगी होता है। तो मनोविज्ञान एक प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उपयोगी है। जिस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड है उसी प्रकार से मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड है। तो दोनों का बड़ा जबरदस्त प्रयोग है। दूसरा प्रयोग होता है मनोविज्ञान का, वो है उद्योग में। उद्योगों में आप देखते हैं उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक का प्रयास लगातार बढ़ रहा है। और यह रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न उद्योगों में कम से कम श्रम करके अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए। जितना ज़्यादा मनुष्य कम लगे, मतलब मशीनों का प्रयोग होने लगा है, मशीनों के द्वारा तमाम प्रकार के उत्पादन होने लगे हैं। सारी चीज़ें एकदम से उद्योगों में आप देखते हैं, कर्मचारियों के चयन, उनके प्रशिक्षण, उनकी पदोन्नति, इन सभी में मनोवैज्ञानिक अध्ययनों और मनोवैज्ञानिकों का सहारा लिया जा रहा है कि भाई कौन से व्यक्तियों को किस पद पर रखा जाए। इसमें मनोवैज्ञानिक टेस्ट होता है, परीक्षण होता है, उसके बाद में उद्योगों में उनको ऊंचे पदों पर रखा जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रही हैं। ये सब अनुप्रयोग है मनोविज्ञान के उद्योग के क्षेत्र में। तीसरा अनुप्रयोग है मनोविज्ञान का खास करके वो है चिकित्सा के क्षेत्र में।
चिकित्सा मतलब कि डॉक्टरी के क्षेत्र में, और चिकित्सा और निदान के क्षेत्र में मनोविज्ञान की उपयोगिता और लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और विशेष रूप से अगर आप देखेंगे भाई, जैसे मानसिक चिकित्सा में आप देखते हैं आजकल के बहुत सारे रोगी जो है मेंटल रोग से बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं। तो पहले रोगियों को जहाँ रस्सियों या बेड़ियों में बांध करके रखा जाता था, वहाँ अब उनको इससे मुक्त करके मानवीय और सौहार्दपूर्ण वातावरण में रख करके न्यूरोलॉजी से संबंधित विधियों और मनोवैज्ञानिक विधियों की सहायता से उनके मानसिक रोगों का उपचार किया जाता है। पहले लोग एक प्रकार से क्या होता था कि भाई भूत भरम वाला सिस्टम चलता था कि भाई उनको चुड़ैल जो है पकड़े है, उनको भूत पकड़े है, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। आजकल वो चीज़ें सब मनोवैज्ञानिक दबाव या मनोवैज्ञानिक प्रेशर के द्वारा या मनोवैज्ञानिक विदलता या मनोविदलता, ये सब चीज़ें होती है, उसके कारण से लोग एक प्रकार से क्या हो जाते हैं। आप मूवी देखें, मूवी में उसको एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट या साइकोलॉजिकल डिफेक्ट बताया जाता है कि भाई साइकोलॉजिकल या मनोविज्ञान की दृष्टि से अगर देखें तो कोई खराबी है उसके दिमाग में, इसलिए वो इस टाइप की सपने या भूत वगैरह के बारे में वो सोचता है। ठीक है, तो ये आपका होता है भाई, ये सब क्षेत्र में प्रयोग होता है मनोविज्ञान का। तो आजकल इसका प्रयोग जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में मनोविज्ञान के प्रयोग होते रहे हैं। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, स्कीनर का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत की व्याख्या करिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्कीनर का, स्कीनर महोदय का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत क्या है, इसको बताएं। बड़ा जबरदस्त प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइएगा भाई। प्रश्न है आपका किसका, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, और किसका सिद्धांत है ये, स्कीनर का है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, स्कीनर्स ऑपरेंट कंडीशनड थ्योरी। ठीक है, स्किनर की बात की है तो मनोवैज्ञानिक हैं, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने सीखने की प्रक्रिया के स्वरूप को समझने के लिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जैसे अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा जो तमाम प्रकार के प्रयोग किए गए थे, तमाम प्रकार के निष्कर्ष जो और तमाम प्रकार के सिद्धांत जो आए थे, उन सभी का अध्ययन पहले किया। फिर उसके बाद में स्किनर ने प्रत्यावर्तन रिफ्लेक्स और पुनर्बलन यानी कि रिफ्लेक्स और पुनर्बलन यानी कि प्रत्यावर्तन और पुनर्बलन का संप्रत्ययों को समझा। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया। स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया, कबूतर पर प्रयोग किया इन्होंने, और इन्होंने इनका प्रयोग जो है बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग रहा है। और इसी प्रयोग के आधार पर स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक चूहे को पकड़ा, एक चूहा इन्होंने स्किनर ने पकड़ा और उस चूहे को एक पिंजड़े में क्या कर दिया, एक पिंजड़े में एक चूहे को क्या कर दिया, उन्होंने एक चूहे को बंद कर दिया। उन्होंने चूहे को पिंजड़े में बंद कर दिया और इस पिंजड़े में चूहे को अंदर करने के लिए एक दरवाजा था। इसके अंदर एक स्थान पर एक लीवर फिट उन्होंने कर दिया था। इस लीवर को दरवाजे से पिंजड़े में रखी प्लेट में भोजन आ जाता था और यह प्लेट पिंजड़े में जमी थी। लीवर दबने से क्या होता था, भोजन की नली का रास्ता खुल जाता था और ऊपर रखा जो भोजन होता था इसी रास्ते से भोजन की प्लेट में गिर जाता था। और इस प्रकार से मतलब इस पिंजड़े को स्किनर बॉक्स कहते हैं। ठीक है, स्किनर बॉक्स में इस प्रकार से भोजन मतलब कि अगर वो चूहा जो उसमें बंद किया गया है वो भी ऐसा करेगा तो उसको भोजन मिल जाएगा। तो जब उन्होंने उस चूहे को उस डब्बे में बंद किया स्किनर बॉक्स में, तो एक भूखे चूहे को अंदर बंद किया और उन्होंने देखा कि चूहे ने अंदर जाते ही उछल कूद करना शुरू कर दिया, क्योंकि चूहे की प्रकृति होती है उछल कूद करना। और इस उछल कूद में एक बार उसका पंजा जो होता है अचानक से उसी लीवर पर पड़ जाता है, जिसको दाबने से भोजन आ जाता है और उससे भोजन की मतलब और क्या होता है, जब उसका पंजा उस पर पड़ता है तो भोजन उसकी प्लेट में आ जाता है। उससे क्या होता है कि भोजन प्राप्त करता है चूहा और अपनी भूख मिटाता है। इससे चूहे को बड़ा संतोष मिलता है कि भाई भोजन मिल गया हमको। अब क्या करता है, जब उसे कुछ खाने की इच्छा होती है चूहे को, फिर से उछल कूद मचाता है। वो सोचता है उछलने कूदने से भोजन आ जाता है, तो फिर से उछल कूद मचाता है और फिर से वही क्रिया होती है, पुनः लीवर दबता है, फिर से भोजन आ जाता है। स्किनर ने देखा इस बात को ध्यान में कि भाई चूहा लगातार भोजन मिलने से चूहे की क्रिया को पुनर्बलन मिला और एक ऐसी स्थिति आई कि चूहा उसी लीवर के पास आसपास रहने लगा और जब भी उसे भूख लगती तब वो लीवर को दबा करके भोजन प्राप्त कर लेता। दूसरे शब्दों में उसने लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख लिया था कुछ दिनों के बाद में। क्योंकि क्या हुआ कि लगातार जब वो वहीं पर कूदता तो सोचता कि भाई किस पर पैर दबने से क्या होता है, तो उसको दिमाग में आ गया। तो इसी को बोलते हैं पुनर्बलन। चूंकि एक काम उसने किया फिर उससे उसको उसकी जो रिक्वायरमेंट थी उसकी पूरी हो गई, तो फिर से वो वही काम करेगा जब उसकी रिक्वायरमेंट फिर से होगी। तो इसी तरीके से वो पुनर्बलन का सिद्धांत तो सीख गया। ठीक है, ये तो रहा चूहे का प्रयोग। फिर उसके बाद में स्किनर महोदय ने क्या किया, यही प्रयोग दोबारा से उन्होंने कबूतर पर किया
उन्होंने क्या किया इस प्रयोग में कि एक विशेष प्रकार का एक बक्सा बनवाया स्किनर ने, और इसी बक्से में एक ऐसी ऊंचाई पर जहां कबूतर की चोंच जा सकती थी, एक प्रकाशपूर्ण की मतलब एक की लगाई थी, एक चाबी। और इस चाबी को दबाने से कबूतर को खाने के लिए दाने मिल सकते थे। और साथ ही इसमें 6 प्रकार के प्रकाश की ऐसी व्यवस्था की गई थी कि वो भिन्न भिन्न बटन दबाने से भिन्न भिन्न प्रकाश देता था। और इस बॉक्स को कबूतर बॉक्स कहते हैं। स्किनर ने क्या किया कि इस बॉक्स में एक भूखे कबूतर को बंद कर दिया, और इसके बाद में क्या किया, जो बटन थी या जो की थी, उसी की या चाबी में सबसे हल्का कलर प्रकाश पहुंचाया गया, और उसकी चमक से कबूतर उसकी ओर खींचा। और उसने क्या किया, कबूतर ने उसके इधर उधर चोंच मारी। एक बार उसकी चोंच प्रकाशित की, मतलब कि जो की है उसके ऊपर लग जाती है, जो बटन है जो चाबी है उसके ऊपर लग जाती है, और उसके दबते ही क्या होता है, उसे खाने के लिए दाने मिल जाते हैं। और उस पर क्या होता है कि उस कबूतर पर यह प्रयोग छहों प्रकाश की मतलब प्रकार की प्रकाश व्यवस्था पर किया गया। स्किनर ने देखा कि प्रकाश में परिवर्तन करने से कबूतर की अनुक्रिया में थोड़ा परिवर्तन हुआ, पर भोजन मिलने से उसके सही जगह चोंच मारने की क्रिया को पुनर्बलन बराबर मिलता रहा। और एक स्थिति ऐसी आई कि जब वह भी उसे भूख लगती, तब वह उसी बटन को दबाता या उसी की को दबाता जो दबा करके उसको भोजन मिलने लगता था। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो उसने चाबी दबा करके या बटन दबा करके भोजन प्राप्त करना सीख लिया था। तो इन प्रयोगों में एक प्रकार से क्या हुआ, तमाम प्रकार के निष्कर्ष निकाले गए। तो ये था स्किनर का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत जो मैंने आपको समझाया। कबूतर पर और स्किनर ने एक प्रकार से चूहों पर प्रयोग किया और तमाम प्रकार की चीज़ें बताई। ठीक है, तो इनका सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत यही था। आगे देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। इसी प्रकार से और भी वीडियोस मैं देता रहूँगा। 5वां प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता का वर्णन करें। बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता है इसको बताएं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, बताएं भाई। बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता बहुत सारी है, कई सारी उपयोगिता है। जैसे कि अगर बात की जाए, शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार बालक को केंद्र में मान करके शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि बालक क्या चाह रहा है, बालक को कितना दे शिक्षा देना चाहिए, ये सारी चीज़ें पहले से निर्धारित अगर हो जाएंगी तो अच्छे तरीके से कोई टीचर किसी बच्चे को पढ़ा पाएगा। ठीक है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके बुद्धि परीक्षण जो है उपयोगी हो जाता है। सबसे पहली उपयोगिता बुद्धि परीक्षण की है, छात्रों के चयन में सहायता मिलती है। कि भाई छात्र को अगर आप अलग अलग कक्षा में बांटना चाहते हैं, अलग अलग कि भाई कौन सा बच्चा ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कौन सा कम पढ़ा लिखा है, किसके पास ज़्यादा दिमाग है, तो इसी प्रकार से वो अपने अपने हिसाब से आप छात्रों का चयन कर पाएँ, तो इसके दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, बालकों के मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण में सहायता मिलता है, क्योंकि कोई बच्चा तीव्र बुद्धि का है, कोई समान बुद्धि का है, कोई मंद बुद्धि का है, कोई प्रतिभाशाली है, तो उन सभी का वर्ग बांटने में भी सहायता मिलती है। तीसरी उपयोगिता है बुद्धि परीक्षणों की कि विशिष्ट योग्यता की माप हो जाती है। इसमें जो अच्छे बच्चे हैं उनकी माप हो जाती है, कोई कमज़ोर है उनकी माप हो जाती है, उसके कारण से उनके लिए अलग से ट्रीटमेंट की व्यवस्था दी जाती है। चौथा उपयोगिता ये है इसकी बुद्धि परीक्षण की कि जो समस्यात्मक बालक होते हैं उनके व्यवहार करने में सहायता मिल जाती है। जो जिनको कोई दिक्कत है उन बालकों को पहचानने में मदद मिलती है। ठीक है, इसके अलावा पांचवा ये है कि बालकों की क्षमता के अनुसार उनको कार्य देने में सहायता मिलती है। इसके अलावा बालक के भविष्य की ओर संकेत मिलता है कि भाई बच्चा किस तरफ का झुकाव बच्चे का है। अगर बुद्धि परीक्षाएं छात्रों की भावी सफलता की ओर संकेत करती हैं, इन परीक्षाओं के द्वारा उसकी भावी समस्याओं का पता संभावनाओं का पता लगा पाते हैं कि भाई बच्चा क्या बनना चाह रहा है, बच्चे के अंदर कौन सा टैलेंट ज़्यादा है। तो सब जब यही पता लगेगा जब आप बुद्धि परीक्षण करेंगे तब। इसके अलावा बालक मतलब पाठ्य विषयों के चुनाव में सहायता मिलती है बालकों की कि भाई कितना सिलेबस रखना चाहिए, कैसे क्या पढ़ाना चाहिए। इसके अलावा वार्षिक परीक्षाओं में सहायता मिलती है। अध्यापकों के कार्य की जांच हो पाती है कि भाई अध्यापक कितना पढ़ा रहे हैं बच्चों को, परीक्षा लेकर के फिर बच्चों का जब परीक्षा लेती है तो भाई बच्चों ने क्या पढ़ा क्या सीखा उसकी परीक्षा हो जाती है। इसके अलावा आप देखते हैं अध्यापकों को शिक्षण कार्य में सहायता मिलती है इससे। ठीक है, व्यवसाय संबंधी मार्ग का प्रदर्शन होता है कि भाई उसमें सहायता मिलती है कि बच्चा किस नौकरी में ज़्यादा रुचि ले रहा है। विद्यार्थी की प्रगति का ज्ञान होता है। मानसिक अस्वस्थता का निदान होता है। छात्रवृत्ति देने का निर्णय करने में सहायता मिलती है। शिक्षा में अपव्यय का निवारण होता है कि भाई जो बच्चे पढ़ाई से पहले या अनुत्तीर्ण होने पर पढ़ाई छोड़ देते थे,
और इसीलिए वो अपव्यय हो जाते थे। मतलब अपव्यय मतलब कि वो एक प्रकार से किसी कक्षा में फेल हुए, फिर उसके अंदर पढ़ाई छोड़ दी, तो उसको समझने में मदद मिलती कि बच्चे पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हैं। जब आप बुद्धि परीक्षण करेंगे तभी पता चलेगा, तो अपव्यय की समस्या खत्म हो जाएगी। इसके अलावा व्यक्तियों के विशिष्ट वर्गों के अध्ययन में सहायता मिलेगी, औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्र में उपयोगिता होगी। जब आपको पता चलेगा कि बच्चा अभी से ही किसी दूसरे क्षेत्र में या इस क्षेत्र में प्रबल दावेदारी कर रहा है, तो आप उस क्षेत्र के तरफ बच्चे को ज़्यादा अग्रसर करेंगे, उसको उसके बारे में बताएंगे। तो ये आपका कई उपयोगिता होती है बुद्धि परीक्षणों की, जो मैंने आपको बताई। आगे देखें, छठवां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शाब्दिक तथा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो पहला आपका है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की अगर बात करें, तो शाब्दिक परीक्षण में व्यक्ति को भाषा तथा संख्याओं का ज्ञान आवश्यक होता है, जबकि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, व्यक्ति को भाषा तथा गणित का ज्ञान आवश्यक नहीं होता है। ठीक है। दूसरा अंतर ये है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में अनुक्रिया का अंकन परीक्षण पुस्तिका में दिए गए निर्देशों को पढ़ करके उसी पुस्तिका में खास करके उसी पुस्तिका में करना होता है, जबकि जो आपका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है उसमें परीक्षणकर्ता मौखिक निर्देश देता है और परीक्षार्थी जो होता है मौखिक निर्देश के अनुसार ही काम करता रहता है। ठीक है। और निर्देश लिखित भी हो सकते हैं, किंतु अनुक्रिया के लिए शब्दों या अंकों का प्रयोग नहीं होता है, तो मौखिक होते हैं। ठीक है। तीसरा जो अंतर है शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में, शाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण है वो अनुक्रिया अंकित करने के लिए शाब्दिक परीक्षण में शब्द या फिर वाक्य पर चिन्ह लगाना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, मिलान करना, टिक लगाना, इन सभी विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जबकि अशाब्दिक परीक्षण में चित्रों को पहचानना, अंग पूर्ति करना, आकृतियां बनाना, चित्र के अनुसार गुटकों को जोड़ना, जैसे रीजनिंग वगैरह में आपको ये सब देखने को मिलता है। तो ये आपका अशाब्दिक परीक्षण है। ठीक है। चौथा परीक्षण मतलब चौथा अंतर होता है अशाब्दिक और शाब्दिक परीक्षण में। जो शाब्दिक परीक्षण है उसमें समय का बंधन अधिक महत्वपूर्ण होता है, जबकि अशाब्दिक परीक्षण में बुद्धि का माप करने के समय सीमा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा पांचवा अंतर है, भाषा के विकास का प्रभाव बुद्धि परीक्षण के निष्कर्ष पर पड़ता है शाब्दिक बुद्धि में, जबकि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में भाषा के ज्ञान के स्तर का प्रभाव बुद्धि परीक्षण के निष्कर्ष पर नहीं पड़ता है। इसके अलावा छठवां अंतर है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में। जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, अधिकांश शाब्दिक बुद्धि परीक्षाएं समूह के रूप में ली जाती हैं, समूह में करवाई जाती हैं, जबकि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षाएं ये व्यक्तिक होती हैं और अकेले करवाई जाती हैं, मतलब कि एक प्रकार से इंटरव्यू वगैरह टाइप का होता है। तो ये सब होता है। तो ये है अशाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जो कि मैंने आपको बताया जिन दोनों में अंतर। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। सातवां प्रश्न है भैया, अवधान के प्रेरक कौन कौन से हैं, व्याख्या कीजिए। अवधान के प्रेरक, अवधान का सीधा सा मतलब क्या होता है, अटेंशन। ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ अटेंशन कौन कौन से हैं, तो दो प्रकार के प्रेरक होते हैं अवधान के, एक होते हैं आंतरिक प्रेरक, एक होते हैं बाह्य प्रेरक। ठीक है। आंतरिक प्रेरक को इंटरनल फैक्टर्स बोलते हैं और जो बाह्य प्रेरक होते हैं उनको एक्सटर्नल फैक्टर्स बोलते हैं। तो अवधान के जो मोटिवेशन है या प्रेरक हैं अटेंशन, उसके बारे में समझेंगे। देखिए आंतरिक प्रेरक में आपकी इच्छा, तो अवधान के प्रेरक में सबसे पहला है आंतरिक प्रेरक। आंतरिक प्रेरक में पहला प्रेरक होता है इच्छा, यानी जिस वस्तु की हमें इच्छा होती है उसी में अवधान केंद्रित होता है, उसी में हमारा अटेंशन या उसी में हमारा फोकस बढ़ता है। दूसरी बात, जिसमें हमारी रुचि होती है वही हम ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं। जिन वस्तुओं में हमारी रुचि होती है उन्हीं में अवधान केंद्रित होता है। जब रुचि हट जाती है तो हमारा ध्यान भी वहाँ से हट जाता है। अवधान या ध्यान का मतलब एक ही है। ठीक है, अटेंशन। तीसरा जो होता है आपका हमारा आदत से, कभी कभी हम आदत आदत से मजबूर होते हैं कि हमको वही चीज़ अच्छी लगती है, उसी चीज़ में हमारी रुचि है, तो वो आदत। तीसरा होता है आपका, चौथा होता है मूल प्रवृत्तियाँ। आपकी मूल प्रवृत्तियाँ क्या हैं, आपकी प्रवृत्तियाँ जो होंगी उसी तरफ आपका ध्यान केंद्रित होगा। जैसे भूख के समय में आपको केवल भोजन दिखेगा। ठीक है, ये होता है आपके मूल प्रवृत्तियाँ। पांचवा होता है आंतरिक प्रेरकों में जो कि अवधान का है, वो है संवेग। संवेग मतलब आपके इमोशंस, संवेग भी अवधान को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा छठा होता है आपका पूर्व अनुभव। आप किसी वस्तु के बारे में अगर पहले आप मान लेते हैं गुझिया, आप जैसे मैं गुझिया नहीं खाता हूँ,
मतलब मुझे अच्छी नहीं लगती घर की गुजिया, चूँकि मतलब गरी अगर डाल दो आप खीर में डाल दो, सेवई में आप गरी डाल दो, गुजिया में गरी डाल दो, तो मैं नहीं खाऊँगा उसको, मुझे उल्टी हो जाएगी। चूँकि क्या होता है कि मैं जब पहले खाया इसको 1 बार 2 बार, तो फिर क्या हुआ कि भाई मुझे लगा कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, या मुझे पहली बार मैंने जब उसको खाया तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर हमारे मन में एक धारणा बन गई कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो फिर मैं उसको नहीं खाऊँगा, या उसको खाऊँगा तो उसके पहले मतलब उसके उसके बारे में पहले से हमारे दिमाग में ये धारणा बनी कि भाई ये चीज़ बहुत बेकार है, तो उसको मैं नहीं खाऊँगा। या तो ये क्या होता है, पूर्व अनुभव हमारा, जो वस्तुएँ हमारे अनुभव में पहले आ चुकी हैं, उनकी ओर भी अवधान केंद्रित होता है कि भाई हमको ये करना है कि नहीं करना है, ठीक है? इसके अलावा जो है आपका 7वां जो आंतरिक प्रेरक है वो होता है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा आपका ध्यान केंद्रित करवाया जाता है कि भाई आप किस तरफ ध्यान जाना है आपका। इसके अलावा उद्देश्य, कभी-कभी क्या होता है, उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के विचार भी अवधान को सरलतापूर्वक केंद्रित कर लेते हैं कि भाई आपका उद्देश्य क्या है। अगर आपका उद्देश्य वही है तो आप उस तरफ ध्यान केंद्रित कर लेंगे। तो ये होते हैं आंतरिक प्रेरक। जबकि कुछ होते हैं बाहरी प्रेरक, जैसे कि बाहरी प्रेरकों में आपका आता है, पहला है नवीनता, ठीक है? क्योंकि वस्तु की नवीनता हम लोगों को आकर्षित करती है। कोई भी नई वस्तु जो आती है हमारा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता है। दूसरी बात परिवर्तनता, ठीक है? जब कभी एकाएक परिवर्तन हो जाता है तो हमारा ध्यान उस ओर चला जाता है। तीसरा होता है तीव्रता, जब कभी क्या होता है कि जब कोई ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाता है तो उसका ध्यान मतलब आप देखते हैं उस तरफ ध्यान बहुत जल्दी जाता है कि भाई क्या हो गया, ठीक है? चौथी बात पुनरावृत्ति, लगातार अगर कोई व्यक्ति आपको कोई बार-बार एक बार मतलब एक ही बात को दोहरा रहा है तो भी आपका ध्यान उधर चला जाएगा। इसके अलावा गतिशीलता, स्थिर वस्तु की अपेक्षा अगर कोई गतिशील या चलती-फिरती वस्तु आपके सामने आ जाएगी, तो आप उस तरफ ज़्यादा ध्यान चला जाएगा, ठीक है? इसके अलावा विषमता, विषमता भी अवधान पर प्रभाव डालती है, चूँकि मोटे व्यक्ति के साथ पतले व्यक्ति का होना हमारा ध्यान आकर्षित कर लेता है। अगर कोई मोटा व्यक्ति उसके बगल पतला है, या कोई लंबा व्यक्ति, कोई छोटा व्यक्ति उसके बगल चल रहा है, तो फिर ध्यान वहाँ पर ज़्यादा केंद्रित होगा, ठीक है? तो ये होता है आपका विषमता, जब कभी 2 विषम प्राणी आपस में इकट्ठा हो जाते हैं, जब कभी-कभी क्या हो जाए कि बहुत काला-काला लड़का है और बहुत गोरी-गोरी लड़की एक साथ चल रहे हैं और दोनों की शादी हो गई, तो बड़ा ध्यान केंद्रित होता है। अभी एक जो है फ़ोटो वायरल हुई थी कुछ दिन पहले। तो ऐसे 7वां आपका होता है उत्तेजक की स्थिरता, यानी कि जब कोई उत्तेजक थोड़ी देर के लिए उपस्थित होता है, तो हमारा ध्यान उधर ध्यान नहीं देते हैं, किंतु जब वह देर तक के स्थित रहता है, तो हमारा ध्यान उस ओर केंद्रित हो जाता है। ठीक है? इसके अलावा आकार, जैसे कि कोई किसी वस्तु का आकार बड़ा है या किसी वस्तु का आकार छोटा है, तो बड़ा आकार जो होता है छोटे आकार की अपेक्षा ध्यान ज़्यादा खींचता है। कोई बड़ा व्यक्ति आ गया, कोई कोई लंबा व्यक्ति आ गया, तो वो उसको लोग ज़्यादा देखते हैं छोटे व्यक्ति के बजाय। छोटों को भी देखते हैं, लेकिन कोई बड़ी व्यक्ति की बात यहाँ पर हटा दो, कोई बड़ी वस्तु है तो उसको लोग ज़्यादा देखेंगे। कोई बड़ी ट्रेन है, बड़ा बस आ गया, तो ये चीज़, ठीक है? तो इस तरीके से ध्यान आकर्षित करने के कुछ आपके प्रेरक हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिससे ध्यान आपका इधर-उधर होता है। 8वां प्रश्न आप देखेंगे, विस्मृति को कम करने के उपायों का वर्णन कीजिए। विस्मृति को कम करने के उपाय कौन-कौन से फटाफट से आप बताएँगे? विस्मृति को कम करने के कौन-कौन से उपाय हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विस्मृति मतलब एक प्रकार से जो सीखी गई वस्तु है उनको चेतना में ना ला सकना ही विस्मरण कहलाता है। पहले याद की हुई सामग्री का समय पड़ने पर आप दोबारा से उसको याद नहीं कर पाते हैं, तो उसी को विस्मृति या उसी को विस्मरण या एक प्रकार से भूलना कहते हैं। विस्मृति का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। यदि व्यक्ति में भूलने की शक्ति ना हो तो व्यक्ति का जीवन दुर्गम हो जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग मतलब ये आजकल जैसे कि आप अ, बहुत सारे लोग जो प्रेम करते हैं वो लोग क्यों असफल होते हैं, मतलब मान लेते हैं प्रेम में क्या हो गया, ब्रेकअप हो जाता है, उसके बाद में लोग भूलते हैं धीरे धीरे करके अपनी बातों को। अगर ना भूले तो उसी बातों में पड़ करके बड़े परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए भूलना भी ज़रूरी है, और भूलना एक गलत बात भी है लेकिन भूलना ज़रूरी भी है। जितना एक द फॉरगेटन एक एक चैप्टर है अंग्रेजी में, किसी ने पढ़ा है, मतलब कि किसी कवि ने लिखा है, तो उसमें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बताई गई कि भाई भूलना जितना बेकार है उतना ज़्यादा ज़रूरी भी है। आप कोई फ़ोन भूल जाएँ कहीं पर रख कर के तो वो तो बेकार हो गया। लेकिन अगर कोई बात आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा आपको दिमाग मतलब कि आपके दिमाग को डिस्टर्ब करती, तो उसको भूलना ज़रूरी भी है। ठीक है? सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि अप्रिय को स्मृति से दूर रखने की प्रवृत्ति को विस्मरण कहते हैं। जो चीज़ें हमारी मतलब अप्रिय है, हमको लगे, हमको ठीक ना लगे, उसको हम अपने याददाश्त से दूर रखें तो वही अच्छा होता है। मन महोदय कहते हैं कि जो कुछ सीखा गया है उसे धारण करने की असफलता का नाम ही विस्मरण होता है, कि भाई जो हमने सीखा उसको हम याद नहीं कर पा रहे हैं दोबारा, तो वही हमारा विस्मरण या विस्मृति होती है। ठीक है? विस्मरण करने कम करने के कई सारे उपाय हैं, जैसे कि पहला उपाय तो यही है कि जो भी आप विषय वस्तु आप भूल रहे हैं
या फिर जो भी चीज़ें हैं तो उसको क्रमबद्ध और बालक की मानसिक योग्यता के अनुरूप होनी चाहिए, तब आप उसको नहीं भूलेंगे। ठीक है। इसके अलावा बालक को पूरा पाठ बहुत सोच समझ करके याद करना चाहिए। जब तक उसे पाठ याद ना हो जाए तब तक उसे स्मरण करने का कार्य लगातार करना चाहिए। ठीक है। स्थगित नहीं करना चाहिए अपना कार्य। जब तक याद ना हो जाए, पूर्ण रूप से उसको समझ ना लिया जाए, तब तक वो काम करना चाहिए, तो आप नहीं भूलेंगे। तीसरा, पाठ स्मरण हो जाने के बाद भी बालक को उसे कुछ समय तक और स्मरण करते रहना चाहिए, ताकि क्या हो कि वो दिमाग में छप जाए, कभी भूले नहीं। इसके अलावा पूर्व व मतलब कि अंतर व्यक्तित्व विधियों का प्रयोग करके उसको समझना चाहिए। बालक को पाठ बोल बोल करके याद करना चाहिए। वुडवर्थ महोदय ने कहा कि सक्रिय शाश्वर वाचन के पश्चात विस्मरण की गति धीमी हो जाती है। इसके अलावा किसी भी चीज़ को याद करने के लिए स्मरण करने के बाद बालक को थोड़े समय के उपरांत दोहराते रहना चाहिए उसको। पाठ की जितनी ही अधिक पुनरावृत्ति की जाती है, उतनी ही अधिक देर में वह भूलता है। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, उतना ज़्यादा आपके दिमाग में याद रहेगी वो चीज़ें। तो विस्मरण को कम से कम मतलब कि कम करने के लिए मितव्ययी विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इसकी पुष्टि करते समय वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि स्मरण के लिए मितव्ययिता के नियम धारण करना चाहिए, और उसकी शक्ति के लिए भी लागू होते हैं। मतलब कि आप कहीं न कहीं पे आप देखेंगे, मितव्ययिता का मतलब कि एक प्रकार से ऐसे पढ़ें उसको कि कम समय भी लगे और ज़्यादा चीज़ें पढ़ भी लें। ठीक है? ये कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पाठ का स्मरण करते समय बालक को अपना पूर्ण ध्यान उस पर केंद्रित रखना चाहिए। वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि सीखने वाला जितना अधिक ध्यान देता है, उतनी ही जल्दी वह सीखता है, और मतलब बाद में उतनी ही देर बाद वो चीज़ भूलता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। तो यही सब तमाम सारे उपाय आप अपना सकते हैं पढ़ते समय, ताकि आप भूलें ना। तो ये होता है विस्मृति को कम करने के उपाय। विस्मृति मतलब भूलने को कम करना। मतलब विस्मृति का मतलब भूलने को कम करना नहीं, विस्मृति को कम करने के उपाय में ये होता है कि भाई आप भूलना कम करें। ठीक है? या भूलना कैसे कम हो? ठीक है? यही प्रश्न आपसे पूछा गया था। देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में खंड सा में आप देखेंगे केवल 1 या 2 प्रश्न करने हैं। अगर 1 प्रश्न करने के लिए वो बोलेगा तो 5 शब्दों में बोलेगा, अगर 2 प्रश्न बोलेगा तो 4.5 शब्दों में बोलेगा। ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आएँगे, 4 क्वेश्चंस होंगे, तो इन्हीं ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएँगे। पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए, इसके विषय क्षेत्र की एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप पढ़ लीजिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो मनोविज्ञान है क्या? मनोविज्ञान जो है व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान कहलाता है। स्किनर कहते हैं कि जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के प्रति प्राणी की प्रतिक्रियाओं या व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान होता है। यानी मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। शुरुआत में धारणा आई कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, फिर मस्तिष्क का विज्ञान है, फिर आत्मा का विज्ञान है, फिर चेतना का विज्ञान है, और अब जाकर के जो वर्तमान या आधुनिक वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। नहीं, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है? तो इसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, अवधारणा भ्रम से आप क्या समझते हैं? इसकी व्याख्या विस्तार पूर्वक कीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा। अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है। तीसरा प्रश्न है, अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं? अभिप्रेरणा के प्रकार का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। चौथा प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, अधिगम स्थानांतरण के अर्थ तथा परिभाषा का विवेचन करते हुए अधिगम स्थानांतरण संबंधी सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय में आएंगे, तो ये प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी जो लघु उत्तरीय के थे उनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, तो इनको आप 2-3 बार सुन लीजिएगा वीडियो में, आपका काम हो जाना है। तो यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। बाकी और जो आपका सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इन सभी का मॉडल पेपर मैंने बना रखा है। महासंग्राम वीडियो भी सबकी आने वाली है। प्ले लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट की मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियो मैंने दे दी है। फिजिकल एजुकेशन जो सब्जेक्ट है उसका भी मॉडल पेपर दे दिया महासंग्राम वीडियो, तो उसको भी देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।